ओके बच्चों, चलते हैं बड़े शानदार कंसेप्ट की तरफ जो कि है डीरेंजमेंट। डीरेंजमेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब एक तरीके से नॉट अरेंजमेंट। कहने का मतलब क्या है बेटा कि सपोज आई हैव दीज सेट्स, वन इज या यू मे से दिस थिंग दैट आई हैव सपोज कुछ बॉल्स है बच्चे मेरे पास। मैंने बोला मेरे पास 4 बॉल्स है, मैं बहुत बड़ा एग्जांपल नहीं लेता हूँ, जिसमें पहली बॉल जो है वो रेड कलर की है, दूसरी बॉल जो है मेरे पास वो ग्रीन कलर की है, तीसरी बॉल मेरे पास में व्हाइट कलर की है, चौथी बॉल मेरे पास में ब्लैक कलर की है, और मेरे पास 4 बॉक्स हैं। ठीक है, ये जो बॉक्स हैं वो बॉक्स भी इन्हीं कलर्स के हैं। दिस इज बॉक्स विद रेड कलर, दिस इज बॉक्स विद ग्रीन कलर, और नेक्स्ट बॉक्स इज विद व्हाइट कलर, और अगला जो बॉक्स मेरे पास है दिस बॉक्स इज विद ब्लैक कलर। कितना आसान, मतलब क्या तरीका आपको दिखता है। देखो मैं बोलता हूं कि अगर रेड बॉल रेड बॉक्स में जानी है, ग्रीन बॉल ग्रीन बॉक्स में जानी है, डब्ल्यू बॉल डब्ल्यू बॉक्स मतलब व्हाइट बॉल व्हाइट बॉक्स में जानी है, या ब्लैक बॉल ब्लैक बॉक्स में जानी है, तो ये तो है अरेंजमेंट। ठीक है ना। अब मैं बोलता हूं कि अगर ये अपने कलर के बॉक्स में नहीं जाती तो उसे क्या बोलते हैं? डीरेंजमेंट। ये इनकी ओरिजिनल पोजीशन है कि रेड बॉक्स के अंदर रेड बॉल रही होगी, ग्रीन बॉक्स के अंदर ग्रीन बॉल रही होगी, व्हाइट बॉल बॉक्स के अंदर व्हाइट बॉल रही होगी, एंड सो ऑन। ठीक है बेटा, तो डीरेंजमेंट का मतलब क्या है कि कोई भी एलिमेंट अपनी ओरिजिनल पोजीशन के अंदर ना जा पाए। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले एक बेसिक सी डेफिनेशन लिख लेते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीरेंजमेंट? डीरेंजमेंट इज नथिंग, दिस इज परमुटेशन ऑफ ऑल एलिमेंट्स, परमुटेशन ऑफ ऑल एलिमेंट। बहुत सिंपल सी बात मैं लिख रहा हूं बेटा आपको, परमुटेशन ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन सच अ वे, और यू मे से इन सच अ फैशन, in such a way that no element is in its original position, is in its original position। बहुत सिंपल सी बात आ गई अपने पास में, ओरिजिनल पोजीशन। कितना आसान सा कंसेप्ट है बेटा। हमने बोला कोई भी एलिमेंट अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ना आ पाए, तो कैसे इसे निकालें? फिर से प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने बोला ये वैल्यू जो अपने पास आएगी इसे हम डिफाइन करते हैं dn से। मतलब सपोज मेरे पास n एलिमेंट्स है, n एलिमेंट्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं जा रहे हैं, तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? dn से रिप्रेजेंट करते हैं। तो dn का वैल्यू कितना आता है? दिस इज इक्वल टू टोटल परमुटेशंस, जितने भी अरेंजमेंट हो सकते हैं। तो मैंने टोटल परमुटेशंस की बात कर दी, और टोटल परमुटेशन से बच्चों क्या किया? बहुत सिंपल सी बात, टोटल परमुटेशन से हमने क्या किया? सबट्रैक्ट कर दिया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A1 यूनियन A2 यूनियन A3 एंड सो ऑन यूनियन AN। अब आप बोल रहे होंगे सर ये A1 A2 A3 AN है क्या? A1 का मतलब बच्चे है कि मेरे पास फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट बॉक्स के अंदर जा रहा है, या फर्स्ट बॉल फर्स्ट बॉक्स के अंदर जा रही है, सेकंड बॉल सेकंड बॉक्स के अंदर जा रही है, थर्ड बॉल थर्ड बॉक्स के अंदर जा रही है। मतलब पहली चीज अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जा रही है, तो उसके लिए मैंने किससे डिनोट किया? A1 से डिनोट किया। तो ये ओरिजिनल पोजीशन के लिए सेट्स मुझे मिले हुए, राइट। अब इसका वैल्यू कैसे लिखा जाएगा? अभी मैंने जब प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन आपको बताया था तो फॉर्मूला बताया था। अब पहली बात, टोटल परमुटेशंस कितने होंगे? n चीजें हैं भाई, n डिफरेंट चीजें, उनके परमुटेशन कितने हो जाएंगे, उनके अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे? n फैक्टोरियल हो जाएंगे। उसमें से बच्चों क्या किया? माइनस कर दिया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस यूनियन। तो यूनियन का वैल्यू क्या होता था? दिस इज सिग्मा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन AI। मतलब आयत एलिमेंट अपनी आयत पोजीशन पे नहीं जा रहा है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं जा रहा है, तो उन सारे पॉसिबल केसेस का सम कर दिया। ये कितने तरीके से सिलेक्शन होगा? एक सेट का NC1 तरीके से, टोटल n सेट से। दिस माइनस सिग्मा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन AI इंटरसेक्शन AJ। तो 2 एलिमेंट्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जा रहे हैं, तो NC2 2 को सिलेक्ट करने का तरीका, प्लस नंबर ऑफ सिग्मा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन AI इंटरसेक्शन AJ इंटरसेक्शन AK। बहुत सिंपल सी बात हो गई बच्चों। मतलब 3 एलिमेंट्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जा रही हैं, तो उन 3 को सिलेक्ट करने के कितने तरीके हो गए? NC3 माइनस एंड सो ऑन। हम कंटिन्यू करते चलेंगे, तो लास्ट पॉसिबिलिटी मेरे पास आ गई -1 टू द पावर n-1 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन AI A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 एंड सो ऑन इंटरसेक्शन AN। कितना आसान सा फॉर्मेट मिल गया। अब यहां पे क्या हुआ कि n के n मेंबर्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जा रहे हैं। कितने तरीके से जाएंगे? NCN तरीके से जाएंगे। तो मैंने क्या किया? टोटल परमुटेशन में से उन सारे अरेंजमेंट्स को हटा दिया जिसमें 1 या 2 या 3 या 4 मतलब
वो नंबर्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जा रहे हैं, वो एलिमेंट्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जा रहे हैं। जब मैं इनको हटा दूंगा तो इस बात का मतलब क्या होगा कि हमें वो अरेंजमेंट मिल जाएंगे जिसमें कोई भी एलिमेंट अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं जा रहा है। तो कितना आसान तरीका हो गया। सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू n फैक्टोरियल माइनस NC1 तरीके से एलिमेंट चूज हुआ था और इनटू एक एलिमेंट अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे गया था, तो उसका अरेंजमेंट कितने तरीके से होगा बच्चों? 1 फैक्टोरियल तरीके से होगा। कितना आसान तरीका। आई थिंक सॉरी, एक एलिमेंट अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चला गया, जो बचे हुए n-1 एलिमेंट्स हैं उनके अरेंजमेंट कितने तरीके से होंगे? n-1 फैक्टोरियल तरीके से होंगे। ये बात समझते चलना। सिमिलरली मैंने माइनस में कर दिया, दो एलिमेंट सेलेक्ट किए, उनको उनकी ओरिजिनल पोजीशन पे रख दिया, बचे n-2 एलिमेंट्स, उनके अरेंजमेंट कितने तरीके से? n-2 फैक्टोरियल तरीके से। प्लस सिमिलरली यहां पे आगे NC3 इंटू n-3 फैक्टोरियल, तीन एलिमेंट तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चले गए, बचे हुए n-3 उनको अरेंज कर लिया, माइनस एंड सो ऑन। लास्ट पे चलते हैं तो लास्ट केस क्या हो जाएगा? दिस इज -1 टू द पावर n-1 विथ प्लस साइन एंड दैट इज NCN, n में से n चूज किया और उनको उनकी ओरिजिनल पोजीशन पे रख दिया, तो वो तो एक ही तरीके से रखा जाएगा। अब आप इस चीज को सिंप्लीफाई कर लीजिए। सो दिस इज n फैक्टोरियल। अब मैं कुछ एल्गोरिथम यहीं पे कर दे रहा हूं, आई थिंक सबको समझ में आ रही होंगी बातें, बहुत सिंपल सी बात है। दैट NC1 कैन बी रिटन एज n फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इनटू n-1 फैक्टोरियल। तो जो ये n-1 फैक्टोरियल आएगा डिनोमिनेटर में आएगा, उससे ये एलिमिनेट। सिमिलरली n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू n-2 फैक्टोरियल, अब यहां भी ये n-2 फैक्टोरियल एलिमिनेट हो गया। ऐसे आगे बढ़ते चले गए। तो बच्चों n फैक्टोरियल सारी टर्म्स में से पहले तो कॉमन आ जा रहा है, इसमें से भी, सिमिलरली नेक्स्ट से भी आएगा कॉमन, ऐसे बढ़ते चले जा रहे हैं। और मेरे पास यहां बच क्या रहा है? यहां पे मेरे पास बच रहा है पहले नंबर से 1, इस नंबर से मुझे मिल गया माइनस का 1/1 फैक्टोरियल, दिस प्लस, क्योंकि ये बाहर का माइनस इस माइनस के साथ मिलके पॉजिटिव बना देगा, और यहां से मिल जाएगा 1/2 फैक्टोरियल, सिमिलरली -1/3 फैक्टोरियल। अब तो एक पैटर्न बन चुका है। लास्ट टर्म कितनी हो जाएगी? -1 टू द पावर n-1, दिस इज 1/n फैक्टोरियल। सो दिस इज नथिंग दैट इज डीरेजमेंट ऑफ n एलिमेंट्स, राइट? मतलब n एलिमेंट्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं जा रहे। तो कितना आसान तरीका बच्चों था। अब हम इनके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। ओके बच्चों, चलते हैं पहले क्वेश्चन पे, विच इज बेस्ड ऑन डीरेजमेंट। बोलता है द नंबर ऑफ वेज इन विच ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड सोट कैन बी अरेंज्ड सो दैट नो लेटर इज इन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। अब सारी चीजों को देखना, यहाँ पे वैसे 5 लेटर का वर्ड है, राइट? और दूसरा जो क्वेश्चन दिया हुआ है, 5 balls आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, 5 boxes ऑफ सेम एज दोज ऑफ बॉल्स, मतलब वो भी सेम कलर के हैं, जिस कलर की बॉल है उस कलर का बॉक्स है। तो बोलता है फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच दोज बॉल्स, वन इन ईच बॉक्स, जिसमें आप एक बॉल को हर बॉक्स में डाल रहे हो, ठीक है, कुड बी प्लेस सच दैट नो बॉल गोज टू द बॉक्स ऑफ इट्स ओन कलर। तो यहां भी डिरेजमेंट हो रहा है 5 चीजों का। पहले वाले पार्ट में भी डिरेजमेंट हो रहा था 5 चीजों का, दूसरे पार्ट में भी डिरेजमेंट हो रहा है 5 चीजों का। थर्ड वाले पार्ट की बात करता है, इसमें ए सेट दिया हुआ है और बी सेट दिया हुआ है। बोलता है ये दो सेट से दोनों 1-1 फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा ग्राफिकली भी आपको शो कर देता हूँ। सपोज ये दो सेट्स मेरे पास हैं, जिसमें ये वाला सेट ए सेट है, ये वाला सेट बी सेट है। इसमें कुछ 5 मेंबर्स है, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4, अल्फा 5। यहाँ भी 5 मेंबर्स है, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, बीटा 4, बीटा 5। अब हमसे बोलता है कि फंक्शन तो 1-1 है, तो इधर से लेके इधर तक एक फंक्शन रिप्रेजेंट कर दिया जो कि 1-1 फंक्शन है। तो ऑब्वियसली बात है कि हर एक एलिमेंट का सिंगल इमेज होगा, ठीक है, बिकॉज दैट इज अ 1-1 फंक्शन। अब अगली बात करते हैं कि f ऑफ अल्फा i इज नॉट इक्वल टू बीटा i। बोलता है बेटा अगर सपोज यहाँ पे अल्फा 1 की लोकेशन है तो यहाँ पे बीटा 1 की लोकेशन है, तो मैं बोला कि अल्फा 1 जो है वो बीटा 1 पे मैप नहीं करेगा, उसके अलावा और सारी पॉसिबिलिटी उसके पास हो सकती है। तो ये केस भी एक तरीके से डिरेजमेंट का हो गया। तो मैंने 3 एग्जाम्पल इसलिए लिए क्योंकि आपके दिमाग में ये भी अप्रोच बनेगी कि कहाँ पे इसका एप्लीकेशन अपन कर सकते हैं। तो मैंने लेटर का एग्जाम्पल लिया, बॉक्सेस का एग्जाम्पल लिया और मैंने फंक्शंस का भी एग्जाम्पल लिया। आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा। तो 5 चीजें हैं, 5 चीजों का डिरेजमेंट करना है। कितने तरीके से बच्चों होगा? वो होगा D5 तरीके से। कितना आसान सा आंसर आ गया। और D5 का वैल्यू अपन जानते हैं, दिस इज 5 फैक्टोरियल इंटू 1 - 1 अपॉन
1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो मैंने 5 फैक्टोरियल से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो पहला तो आ गया 5 फैक्टोरियल इंटू 1, 5 फैक्टोरियल। अच्छा, एक काम और भी कर सकते हो बच्चों, ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो रही है, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, उसका वैल्यू लिख लेते हैं, कितना मिल जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 दिस माइनस 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, तो वैल्यू मिल गई 5 इंटू 4। अब अगली बात आती है 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, तो वो वैल्यू मेरे को मिल जाएगी +5 और फिर माइनस साइन के साथ में मुझे कितनी वैल्यू मिल रही है बच्चों, दिस इज 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल दैट इज 1। तो इन सबको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये तो आ गया 60, ये आ गया 20 और ये आ गया 5 minus 1, this is 4. So your answer is equal to 44. So we have total 44 number of ways in which, जैसे पहले वाले पार्ट में सोर्ट में क्या हो रहा है, कोई लेटर अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ रहा। दूसरे वाले पार्ट में 5 डिफरेंट कलर्स की बॉल थी और उन्हीं के कलर के बॉक्सेस थे, तो कोई सेम कलर की बॉल सेम कलर के बॉक्स में नहीं जा पा रही, राइट। और इन्हीं 44 वेज में आप निकाल सकते हो कि हमारे पास दो सेट्स के बीच में 1-1 फंक्शंस होंगे जिसमें अल्फा आई बीटा आई पे मैप नहीं करेगा, मतलब अल्फा 1 बीटा 1 पे मैप नहीं करेगा, अल्फा 2 बीटा 2 पे मैप नहीं करेगा एंड सो ऑन। तो कितना आसानी से बच्चों हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो ये टेक्निक बहुत जगह काम आ सकती है। अदरवाइज अगर आपको ना पता हो डीरेजमेंट तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते रहोगे, आपसे सिंप्लीफाई होगा नहीं। तो अगर कोई बच्चा सॉल्व करने की कोशिश भी करता है तो वो इसी तरीके से करेगा, जैसे उसने क्या किया, 5 फैक्टोरियल टोटल अरेंजमेंट लिए, उसमें से इंक्लूजन एक्सक्लूजन का प्रिंसिपल फाइंड आउट यूज करना शुरू किया। तो 5 माइनस 5c1 इंटू 4 फैक्टोरियल से पहला अरेंजमेंट, मतलब आपने क्या किया कि एक चीज को तो अरेंज कर दिया, उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे रिमेनिंग 4 को अरेंज कर दिया। तो मतलब ये काम तो हम पहले ही कर चुके हैं डिरेजमेंट के फॉर्मूले पे, तो क्यों इस काम को हम दोबारा करते रहे। तो मैंने आपको एक बहुत सिंपल सा कंसेप्ट बता दिया डिरेजमेंट का, अब आप उसे फॉलो करते रहो। ओके बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, जेईई एडवांस का ही क्वेश्चन है। सो बोलते हैं 6 कार्ड्स एंड 6 एनवेलप्स आर नंबर्ड एज 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मैंने 6 कार्ड्स लिख लिए जिनके नंबर 1 2 3 4 5 6। डिस्टिंग्विश करने के लिए मैंने सी से कार्ड को रिप्रेजेंट किया और ई से एनवेलप को रिप्रेजेंट किया। एंड कार्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। एंड कार्ड्स आर टू बी प्लेस्ड इन द एनवेलप सो दैट ईच एनवेलप कंटेन्स exactly one card. No card is placed in the envelope before bearing the same number. मतलब कोई भी कार्ड सेम एनवेलप पे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ये वाली कंडीशन उसने दे दी, बट साथ में एक रेस्ट्रिक्शन देता है कि कार्ड नंबर 1 इज ऑलवेज प्लेस्ड इन द नंबर इन द एनवेलप 2। तो ये C1 हमेशा E2 के अंदर आ रहा है। अच्छा जी, तो बेटा वैसे C1, जब हम C1 का डिरेजमेंट करते तो कितने तरीके से करते, हम C1 का डिरेजमेंट करते C1 E2 में आ सकता है, C1 E3 में आ सकता है, C1 E4 में आ सकता है, C1 E5 में आ सकता है और C1 E6 में आ सकता है। तो ये मेरे पास टोटल 5 तरीके होते हैं किसका, C1 का डिरेजमेंट करने के। तो लेकिन उसमें से हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि C1 एनवेलप 2 के अंदर ही जाना चाहिए। तो इसका मतलब मुझे उन 5 तरीकों में से एक तरीका लेना है। वैसे इन 6 मेंबर्स के डिरेजमेंट होंगे D6 तरीके से, जो क्वेश्चन का आंसर है। डिरेजमेंट ही कर रहे हैं बिकॉज हम बोलते हैं कोई कार्ड अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं जाना चाहिए। उसमें से मैंने सिर्फ एक केस लिया कि C1 E2 के अंदर ही जाना चाहिए, बाकी रिमेनिंग केसेस हटा दिए। तो ये 5 केसेस बन रहे थे, तो मैंने इसे 5 से डिवाइड कर दिया। तो मुझे सिर्फ वो केसेस मिल गए जिनमें C1 कार्ड E2 के अंदर जा रहा है और रिमेनिंग कार्ड डीरेंज हो रहे हैं। आई थिंक सबको कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन में बच्चों कुछ नहीं बचता, D6 का वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। दिस इज 6 फैक्टोरियल, दिस इनटू 1 माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 6 फैक्टोरियल एंड दिस डिवाइडेड बाय 5. नाउ यू मे सिंप्लीफाई दिस एंड वी गेट आवर आंसर। ओके बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि फंक्शन a टू a एक इन्वर्टिबल फंक्शन है। इन्वर्टिबल फंक्शन का मतलब, जिसको वैसे मुझे लगता है सारे बच्चों को पता होगा, इसका मतलब होता है बाइजेक्टिव। इन्वर्टिबल मीन्स बाइजेक्टिव, एंड बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है बेटा, 1-1 भी है और ऑन टू भी है। वेरी गुड। और फंक्शन सेम सेट से सेम सेट पे मूव कर रहा है। जिस सेट a में क्या क्या मेंबर्स है, 1 2 3 4 5 6। तो बोलते हैं नंबर ऑफ दोज फंक्शंस इन विच एटलीस्ट 3 एलिमेंट्स हैव सेल्फ इमेजेस। मतलब कम से कम 3 के पास में सेल्फ इमेजेस आ रही हैं। इसका मतलब जो इन 3 एलिमेंट के अलावा एलिमेंट है वो क्या हो रहे होंगे, डीरेंज हो रहे होंगे। लेकिन ये कम से कम 3 की बात हो रही है, राइट।
तो इसको हम कैसे सोचेंगे कि ये बोल सकते हैं क्वेश्चन में कि इस बात का मतलब एटलीस्ट 3 एलिमेंट्स हैव सेल्फ इमेजेस का मतलब क्या हुआ कि या तो 3 एलिमेंट्स के पास में सेल्फ इमेजेस होंगी, बात समझ में आ रही है सबको बच्चों, 3 एलिमेंट्स के पास में सेल्फ इमेजेस होंगी, या 4 एलिमेंट्स के पास में सेल्फ इमेजेस होंगी, या 5 एलिमेंट्स के पास में सेल्फ इमेजेस होंगी, या 6 एलिमेंट्स के पास में सेल्फ इमेजेस होंगी। बहुत सिंपल सी बात है। अब 3 एलिमेंट्स के पास में सेल्फ इमेजेस होंगी, इसका मतलब रिमेनिंग 3 के का हमें डीरेंजमेंट करना होगा। बच्चों बात क्लियर हो रही है? रिमेनिंग 3 एलिमेंट का मुझे डीरेंजमेंट करना होगा, तो 3 की सेल्फ इमेजेस, जो 3 की सेल्फ इमेजेस मिलनी है उनको 6 में से सेलेक्ट कर लिया 6C3 तरीके से। रिमेनिंग 3 एलिमेंट्स का डीरेंजमेंट हो रहा है कितने तरीके से? D3 तरीके से। और पॉसिबिलिटी अगली मिली, मतलब इस चीज को ऐसे इस ट्री से समझते हुए चलो बच्चों, या तो ये पॉसिबिलिटी बन सकती है, या ये बन सकती है, या ये बन सकती है। तो 6C2, 6C4, 4 की तो 4 को सेलेक्ट किया और उनको सेल्फ इमेजेस पे मैप कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद जो बचे वो कितने बचे? 2 बचे, उनका अरेंजमेंट डीरेंजमेंट कितने तरीके से? D2 तरीके से। फिर 5 के लिए 6C5 सिमिलरली काम करते चले जा रहे हैं। ये कितने तरीके से हो गया बच्चों? D1 तरीके से हो गया। फिर लास्ट पे आ गए, वो कितना आ गया? 6C6, और यहाँ पे कितना आ गया? D0, मतलब 0 एलिमेंट का डीरेंजमेंट। ये तो ऑब्वियस सी बात है, कितना वैल्यू अपने पास आएगा? 1 ही आने वाला है। डीरेंजमेंट ऑफ 1 एलिमेंट, तो D1 कितना होगा भाई? आप सोचो कि आपके 5 एलिमेंट्स अपनी मतलब कैसे बेटा ये फंक्शन इस तरीके से मैप हो रहा था। मेरी बात को सब लोग समझते चलना, मैं ग्राफिकली भी आपको बता देता हूँ कि ये फंक्शन f था, यहाँ पे भी सेट A है और यहाँ पे भी सेट A है। तो A सेट के पास जो मेंबर्स हैं दे आर 1 2 3 4 5 एंड 6, ये सारे मेंबर्स मेरे पास में है। तो इन मेंबर्स को आप देख सकते हो, 1 की इमेज मुझे 1 ही मिल रही है, 2 की इमेज मुझे 2 ही मिल रही है, 3 की इमेज मुझे 3 मिल रही है, और 4 की इमेज मुझे 4 मिल रही है, 5 की इमेज मुझे 5 मिल रही है, ठीक है। तो 5 एलिमेंट्स तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे मैप हो गए, सेल्फ इमेजेस उनकी हो गई। तो जो बचा हुआ 6 है उसका डीरेंजमेंट करना है। तो भाई 6 के पास तो कोई और ऑप्शन बचता ही नहीं है, वो किस पे मैप होगा? वो तो 6 पे ही मैप हो पाएगा, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पे D1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो एक एलिमेंट का तो आप डीरेंजमेंट नहीं कर सकते। आती है बात D2 की, तो D2 की वैल्यू निकाल लेते हैं फॉर्मूले से। दिस इज 2 फैक्टोरियल इंटू 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल, ये दोनों टर्म्स तो कैंसिल आउट हो गई, 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल वैल्यू 1 आ गई। सिमिलरली बच्चों चलते हैं D3 की तरफ, तो ये आ गया 3 फैक्टोरियल इंटू 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल। तो ये दोनों टर्म्स भी कैंसिल आउट हो गई, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल वैल्यू 3 आ जाएगी, और 3 माइनस 3/3 फैक्टोरियल वैल्यू कितनी आ जाएगी? दिस वैल्यू इज 1। तो ये मुझे 3 माइनस 1 मिल गया, आई मीन दैट वैल्यू इज इक्वल टू 2। तो कितना आसान क्वेश्चन है बच्चों। तो आपका आंसर कितना आ रहा है? हमारा आंसर आ रहा है दिस इज 6C3 इंटू 2, दिस प्लस 6C4 दिस इंटू 1, and this plus 6C5 this into 0, and this plus 6C6 this into 1. Now you may simplify them. 6C3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? This is 6 factorial upon 3 into 2 into 1, I mean 6 आ जाएगा। So this value is equal to 5 into 4 into 3 into 2 into 1, मतलब ये वैल्यू मेरे पास आ गई 120, and this multiplied by 2। ओके, दूसरी वैल्यू कितनी है मेरे पास? दिस मल्टीप्लाइड बाई 2, ऊपर लिख लेता हूँ। दूसरी वैल्यू 6C4 का वैल्यू 6C2 के इक्वल होता है, वैसे भी सोचा जा सकता है। तो 6C2 का वैल्यू क्या आएगा? 6 इंटू 6 माइनस 1, मतलब 6 इंटू 5 दैट डिवाइडेड बाई 2। और बढ़ते हैं आगे बच्चों नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। तो अगले कंसेप्ट पे वैल्यूज देखना कितनी मिल रही है। मुझे लगता है मैंने पहले वाले पार्ट में थोड़ा सा गलती की है, आप थोड़ा गौर कीजिएगा। तो ये वैल्यू 6C3 की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी? दिस इज 6 इंटू 5 इंटू 4 एंड दैट डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1। दिस इज एलिमिनेटेड, 5 इंटू 4 दैट इज 20 इंटू 2 दिस इज 40, ये 40 आना चाहिए। यहाँ से भी देख सकते हो बच्चों 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, मतलब ये आ जाएगा 15 वैल्यू अपने पास में, और नेक्स्ट 0 आ चुका है, और 6 का वैल्यू 0 के इक्वल होता है, मतलब दोनों वैल्यूज 1 आती है। तो दिस इज +1, दैट मीन्स योर आंसर इज 56। तो बच्चों आप देख सकते हो कितना सिंपल और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन जेईई एडवांस का था। आपको अब कैलकुलेशन करने के बाद कहीं से नहीं लग रहा हो क्वेश्चन जेईई एडवांस का है, कितने इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए हो। ठीक है, तो मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछा हुआ है। द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ द नंबर 1 2 3 4 5 डिजिट का नंबर है, सच दैट एटलीस्ट
3 digits will not come in its original position. At least 3 digits will not come in its original position. What do you mean by this? Its meaning is या तो हमारे पास 3 डिजिट्स की बात हो रही है, D3 हो रहा होगा बच्चों, या अपने पास में D4 हो रहा होगा, या अपने पास में D5 हो रहा होगा, क्योंकि टोटल 5 डिजिट का नंबर है. एटलीस्ट 3 डिजिट्स विल नॉट कम इन इट्स ओरिजिनल पोजीशन. मतलब कहने का क्या हुआ कि या तो 3 डिजिट्स ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आ रही होंगी, या 4 नहीं आ रही होंगी, या 5 नहीं आ रही होंगी. तो इसे हमने D3, D4, D5 हमारे दिमाग में आ गया. अब हमने क्या किया, 5 में से 3 सेलेक्ट किए, उनका डिरेजमेंट कर दिया. अगले केस में क्या किया बेटा, और 5 में से 4 सेलेक्ट किए, उनका डिरेजमेंट कर दिया. और क्या कर दिया, 5 में से 5 सेलेक्ट कर लिए, उनका डिरेजमेंट कर दिया. कितना आसान सा काम हम लोग कर रहे हैं. तो ये n नहीं 5 है, तो 5C3. अब इनकी वैल्यूज आप निकाल सकते हो. दिस इज इक्वल टू 5 into 4 into 3 and that divided by 3 into 2 into 1. D3 हमारे पास हमने थोड़ी देर पहले निकाला था, मैं लास्ट स्लाइड में देख लेता हूँ. D3 का वैल्यू हमारे पास कितना आ रहा था, 2 आ रहा था. सो दिस into 2 and this plus 5C4. चलो मुझे निकालना तो पड़ेगा. 5 into 4 that divided by 2 and नेक्स्ट मुझे मिल गया D4. D4 की वैल्यू निकालते हैं बच्चों, क्या आती है, प्लस आ गया 5C5 जिसका वैल्यू 1 और दिस इंटू D5. तो D4 और D5 निकाल लेते हैं क्या क्या वैल्यू मिल रही है. D4 अपने पास आएगा, दिस इज D4 इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल. अब ये दोनों टर्म्स तो कैंसिल आउट हो गई, इन्हें सिंप्लीफाई करते हैं तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये वैल्यू मेरे को मिल जाएगी कितनी, 4 इंटू 3 एंड दिस माइनस 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 4 मिल गया और 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 1 मिल गया. तो आप इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हो. दिस इज 12 माइनस 4 दैट इज 8 प्लस 1 दैट इज 9. D4 इज इक्वल टू 9 आ गया. सिमिलरली बच्चों D5 निकाल लेते हैं. इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल. अब आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो गई. और जब इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे बच्चों तो आपको 5 इंटू 4 इंटू 3 पहले से मिल जाएगा, दिस माइनस 5 इंटू 4 दूसरे से मिल जाएगा, दिस माइनस 5 तीसरे से मिल जाएगा और ये प्लस साइन के साथ में, और माइनस 1 लास्ट से मिल जाएगा. तो ये कितना मेरे पास हो गया, दिस इज 60 एंड दिस इज 20 and this is 5 minus 1 4, that is this is 44 number of cases. ठीक है, तो यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं. this value is 9 and this value is 44. अब आप इन्हें सिंप्लीफाई कर सकते हो बच्चों. 10 into 2 that is 20 cases और ये मिल गया आपके पास में 10 into 9 मतलब 90 cases और ये आ गया 44. आप इन सब का सम कर लो, we get our answer. तो कितना आसान क्वेश्चन है, आपको सबको समझ में आ रही होगी. मैंने D4 D5 बार बार निकाल रहा हूँ इसलिए क्योंकि आप मेरे साथ प्रैक्टिस में आ जाओगे. कई बार क्या होता है कि हम कुछ कुछ टर्म्स को स्किप कर देते हैं, जैसे मैं इस टर्म को स्किप कर दिया या इस टर्म को स्किप कर दिया तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा कंसेप्ट जानते हुए भी. इसलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाने के लिए मैं इस छोटी छोटी कैलकुलेशन को भी आपके साथ में कर रहा हूँ.